हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर 1 और जैव प्रक्रम। तो मित्रों इस चैप्टर में हम लोग अभी तक बेसिक कंसेप्ट से एकदम जीरो से शुरू किए थे और अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं पोषण की विधियाँ स्वपोषी पोषण तक कंप्लीट बेहतर ढंग से बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा चुका हूं और उसको बेहतर तरीके से लिखवा भी चुका हूं। जो हमारे मित्र पुराने हैं वो अच्छा से समझ लिए हैं और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि वो स्वपोषण के बारे में यदि जानना चाहते हैं या बेसिक कंसेप्ट बायोलॉजी की परिभाषा से लेकर सजीव निर्जीव जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो YouTube में आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर बायोलॉजी से संबंधित सभी टॉपिक आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएंगे। तो बिना देर किए मित्रों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है विषमपोषी पोषण या परपोषण। इससे पहले मैं स्वपोषी पोषण या स्वपोषण को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। अब इसको आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो हमको लगता है कि इसमें अंतर लिखना आपके बाएं हाथ का खेल होगा और इजी वे में आप लिख सकते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर इसको लिखेंगे ही लिखेंगे, एकदम निश्चित रूप से लिखेंगे। आप धैर्य रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये बात समझ में आएगी। अन्यथा भगा के देखने पर या 2 मिनट 1 मिनट देख लेने से कुछ बात समझ में आने वाली नहीं है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। विषमपोषी पोषण या परपोषण। तो देखिए मित्रों यहाँ नाम से स्पष्ट है पर पोषण। यहाँ इसको मैं लिख दूं पर प्लस पोषण बराबर बनेगा परपोषण। तो मित्रों पर का मतलब क्या होता है? पोषण तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि पोषण क्या है, लेकिन यहाँ पर का मतलब क्या होता है? तो पर का मतलब होता है दूसरा। पर माने दूसरा, मतलब वह पोषण जो दूसरे की सहायता से होता है। वह पोषण जो दूसरे जीवों की सहायता से होता है वह परपोषण कहलाता है। अर्थात वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो किसी न किसी रूप में अन्य जीवों या स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उस पोषण को विषमपोषी पोषण या परपोषण कहते हैं। अब सवाल होता है कि विषमपोषी पोषण करने वाले जीवों को कहते क्या है? तो मित्रों मैं बता दूं कि विषमपोषी पोषण या परपोषण करने वाले जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। अर्थात वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। अब परपोषी में आता कौन है? तो मित्रों मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े यानी पेड़ पौधे और कुछ स्पेशल सूक्ष्म जीवों को छोड़कर, अपवाद स्वरूप सूक्ष्म जीवों को छोड़कर जितने भी जीव इस सजीव इस धरती पे हैं वो सभी के सभी विषमपोषी पोषण में आते हैं। कहने का मतलब कि यदि हम लोगों को कह दिया जाए कि मनुष्य क्या है, तब मनुष्य परपोषी जीव है। परपोषी जीव है क्यों भाई? तो हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं पेड़ पौधों की तरह। हमें भोजन कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों से या अन्य जानवरों से, और उनसे भोजन प्राप्त करके हम उसको ग्रहण करते हैं, तब हमारा यह जीवन चल पाता है। तो इस प्रकार हम लोग परपोषी जीव हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा और आइए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं कि
कीड़े मकोड़े इत्यादि। तो मित्रों, विषम पोषी पोषण से संबंधित जो भी बातें हैं मैंने आपके सामने इनका परिभाषा लिख दिया है। और इस परिभाषा में है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों या जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण या परपोषण कहते हैं। वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, उन्हें परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, चिड़िया, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े। तो मित्रों, आपको हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि विषम पोषी पोषण और विषम ये परपोषी जीव किसे कहते हैं। अब बात आती है कि विषम पोषी पोषण करने वाले जीव यानी परपोषी जीवों में कुछ उनका अपना अलग गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है, और उस प्रॉपर्टीज को अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो गुण होता क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले ये चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं इस बोर्ड को मिटा दूं और इस गुण के बारे में हम लोग लिखते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चर्चा करते हैं। विषम पोषी पोषण या और पोषण के गुण। तो मित्रों, विषम पोषी पोषण या परपोषण के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम जानेंगे कि यह परपोषण है या विषम पोषण है। तो इसके लिए जो खास उनके लक्षण हैं, गुण हैं, उसको मैं बता दूं कि पहला जो प्रॉपर्टीज है परपोषण का, कि परपोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। पहला पॉइंट मित्रों, कि परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जिन जीवों में परपोषण होता है उनमें क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो हरे नहीं होते हैं। जैसे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो हरे होते हैं, हम लोगों में या जानवरों में या चिड़िया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो हरे नहीं होते हैं। और क्लोरोफिल जब नहीं पाया जाएगा तो तीसरा गुण आता है कि परपोषण वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये 3 पॉइंट हो गए मित्रों। तीसरा पॉइंट कि परपोषण वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। 3 पॉइंट क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो भोजन के संश्लेषण के लिए ऊर्जा का एक बाहरी स्रोत माने सूर्य आवश्यक नहीं होता है, और आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो बाहर से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें मौजूद होती है। चौथा पॉइंट कि भोजन के संश्लेषण के लिए ऊर्जा का एक बाहरी स्रोत परपोषण में आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक ऊर्जा बाहर से जो भोजन हम प्राप्त करते हैं उसी भोजन में मौजूद रहता है। क्लियर? और उसी ऊर्जा से हमारा पोषण होता है। जैसे कि हम कोई भी फल उठाए खा लिए, तो फल में जो ऊर्जा मौजूद है उसी ऊर्जा को हमारा शरीर अवशोषित करता है और फिर पोषण की क्रिया शुरू होती है। तो चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। अब पांचवा जो है कि जब सूर्य की आवश्यकता नहीं है, परपोषण में बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो परपोषण में भोजन जो है वो दिन में ही नहीं, दिन में, रात में, दोपहर में, जब इच्छा होगी, मतलब हर समय किसी भी समय भोजन को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा बंधित नहीं है, जैसा कि स्वपोषण में बंधित था कि स्वपोषण में भोजन आमतौर पर दिन में ही तैयार होगा क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश मिलेगा। लेकिन परपोषण में है कि भोजन आमतौर पर दिन में ही नहीं, किसी भी समय आप उसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट क्लियर हुआ। अब छठा पॉइंट है कि जब भोजन हम ग्रहण करेंगे मित्रों,
तो वो बाहर से भोजन ग्रहण किए तो उसका पाचन निश्चित रूप से होगा। जब पाचन होगा तभी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो पर पोषण में पाचन की क्रिया निश्चित रूप से होती है, और जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन की क्रिया इस मुख से ही शुरू हो जाती है, मुंह से ही शुरू हो जाती है। और यहाँ से होते हुए जब मुख से आप भोजन किए, मुंह से होते हुए जब पेट में जाता है, पेट में छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्णतः समाप्त होती है। और फिर वहां से जो पाचन के बाद जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसी ऊर्जा को हमारा शरीर अवशोषित करता है, अपोषण होता है। तो इस तरह से छठा पॉइंट जो है वह है कि पोषण, पर पोषण में पाचन की क्रिया होती है, और वह कैसे होती है? तब विभिन्न एंजाइमों की मदद से होती है। हमारे शरीर में, माने परपोषी जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं, जिनकी सहायता से पाचन की क्रिया संभव होती है। अब आखिरी पॉइंट कि पर पोषण में क्या होता है कि जीव भोजन ग्रहण करने के बाद जो सरल कार्बनिक अणु नहीं, जटिल कार्बनिक अणु को ग्रहण करता है। पर पोषण में जीव जटिल कार्बनिक अणु को ग्रहण करता है, जो विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा सरल अकार्बनिक अणुओं में टूटती हैं, उनका निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है। जो आखिरी पॉइंट है मित्रों, फिर से मैं बता दूं कि पर पोषण में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं का विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं द्वारा सरल अकार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन, ब्रेकडाउन होता है, वो टूट जाती है। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट क्लियर हुए। अब इस 7 पॉइंट को हम आइए लिखते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं, फिर उसको चर्चा हम लोग करेंगे कि विषमपोषी तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विषमपोषी पोषण या परपोषण के जो गुण हैं वो आपके सामने लिख चुका हूं मैं। तो इसके मुख्य गुण में पहला गुण पहले भी समझा चुका हूं, फिर एक बार आप आइए देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जिन जीवों में परपोषण होता है उनमें क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं होता है, अतः ये हरे नहीं होते हैं। और जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो परपोषण वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। भोजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा मित्रों, तो भोजन का संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा का एक बाहरी स्रोत सूर्य आवश्यक नहीं होता है। यह सूर्य की आवश्यकता स्वपोषी पोषण में होता है, बल्कि आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो बाहर से जो भोजन प्राप्त किया जाता है उस भोजन में ही मौजूद होती है। और उसी ऊर्जा का उपयोग जो परपोषी जीव होते हैं वो अपने पोषण में करते हैं। इस पोषण में, मतलब परपोषी पोषण में, भोजन किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सूर्य का बंधन नहीं है, तैयार किया हुआ भोजन रहता है और किसी भी समय हम उसको ले सकते हैं। जैसे हमें फल खाने की इच्छा हुई, फल उठाया और खाना शुरू कर दिया, उसके लिए कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि ना इसी समय दिन में ही खाना है, रात में नहीं खाना है। तो इस पोषण में भोजन किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए, परपोषण में पाचन की क्रिया विभिन्न प्रकार के एंजाइमों द्वारा होती है। स्वपोषण में था कि पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन परपोषण में पाचन की क्रिया होती है मित्रों, और यह पाचन की जो क्रिया है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की मदद से होती है। और जो भी परपोषी जीव हैं उनमें एंजाइम पाए जाते हैं, और उसी की सहायता से यह पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू होती है और छोटी आंत तक जाके समाप्त होती है। और इस पाचन क्रिया के फलस्वरूप ही ऊर्जा मुक्त होती है, और उस ऊर्जा को शरीर, जो परपोषी जीव है, वो प्राप्त करते हैं और उनका जीवन यापन संभव होता है। परपोषण में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं का विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा
सरल अकार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण डिग्रेडेशन होता है। तो जो परपोषण में जंतु ग्रहण करते हैं जटिल कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, वह विभिन्न प्रकार के जैविक क्रिया, शरीर के अंदर बहुत तरह की जैविक क्रियाएं होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सरल अकार्बनिक अणुओं में उनका निम्नीकरण हो जाता है, वो टूट जाती है। तो इस तरह से ये सातों पॉइंट हमें उम्मीद है मित्रों कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छा से इसको लिख भी सकते हैं। और यदि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि आप स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में एकदम आसानी से अंतर आप लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि किसी बंधु को दिक्कत होती है तो यह मैं समझूंगा कि आपने स्वपोषण का वीडियो नहीं देखा है। तो आप आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी के चैनल में जाकर स्वपोषण का भी वीडियो देख लीजिएगा, और ये आप देख ही लिए। अब दोनों देखने के बाद आप कलम उठाएंगे, आसानी से अंतर लिख सकते हैं। तो अगला सवाल आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग स्वपोषी पोषण और परपोषण में अंतर लिखिएगा। और यदि पढ़ाई मेरा समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।